हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आज आपको एक ऐसे टॉपिक का कन्फ्यूजन दूर होने जा रहा है जिसके बारे में आप ज़्यादातर कन्फ्यूज ही रहते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, आपने जब ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इनके दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, फॉर्मूले एक जैसे ही आते हैं। आप किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉल्व करें या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कैलकुलेट करें, दोनों की वैल्यू एक जैसी ही मिलती है। फिर भी हर एक बुक में और हर एक टीचर इन दोनों को अलग अलग करके ही पढ़ाता है। सो इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है लेकिन फिर भी हमें ये अलग अलग पढ़ाया जाता है। और हमने बुक्स में भी देखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियरली अलग टॉपिक है और ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम अलग टॉपिक है। सो लेट्स डिस्कस कि यहां इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड व्हाई देयर वैल्यूज आर कमिंग सेम, कमिंग इक्वल। देखिए, कहानी शुरू होती है एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम से। इनफैक्ट मैं आपको एक बार बताऊं, जब मैं एक बार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट्स ने ये बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जब इस ऑब्जेक्ट का, तो इस पर दो फोर्स लगाए, mg एंड टेंशन। दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था that free body diagram is a figure which represents all the forces acting directly on the object and we do not include acceleration in the free body diagram। हम free body diagram में acceleration include नहीं करते हैं। तो फिर ये G क्या है? What is this G and why you are saying it is acceleration due to gravity? तो फिर ये G क्यों लिख दिया आपने? ऐसे तो फिर अगर कोई सी ऑब्जेक्ट का मास A है तो M में भी एक फोर्स लगा दूं, राइट? तो वहां से फिर ये बात समझ में आती है कि हाँ, ये जी एक्चुअल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, एक्चुअल में शायद कुछ और है जिसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है, विच whose magnitude happens to be equal to acceleration due to gravity। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और नॉर्मली बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ सोचे समझे हम ये लिख देते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स W और यह ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू M इंटू जी, और जी को एकदम धड़ल्ले के साथ बताया जाता है कि जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? एग्जाम में भी, इवन आईटी एग्जाम में भी लिखा आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा आता है ना? अब वो क्यों ऐसा लिख देते हैं, दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस। एक्चुअली क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो अर्थ के सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लेगा, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज, जिसको आप एम जी लिख देते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। और यहां पर g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू कितनी होगी? gm अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहीं पर पूरी बात छिपी हुई है। दो चीजें होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जिस प्रॉपर्टी के कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। तो एक्चुअल में जो होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू कैपिटल G इंटू ग्रेविटेशनल मास ऑफ अर्थ, इसको मैं mg लिख देता हूं, इंटू इस ऑब्जेक्ट का भी ग्रेविटेशनल मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप सोचिए कि अगर ये अर्थ के सरफेस में ना होता, थोड़ा सा ऊपर होता, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण जो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और न्यूटन ने यह बताया कि जब हम फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण वो एक्सेलरेशन सॉल्व किया जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ जिसको कहते हैं F नेट इक्वल टू ma, विच इज एग्जैक्टली kma, जहां पर k की वैल्यू मान ली गई है 1, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। 1 क्यों माना गया है? उस इक्वेशन को सिंपल रखने के लिए और जो यूनिट्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए।
तो जब इसमें एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए नेट फोर्स को आप मास से डिवाइड करोगे एंड दैट मास हैज टू बी इनर्शियल मास। तो इसको आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू mi इनटू एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, कैपिटल जी एम जी स्मॉल एम जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम आई। दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें ऑब्जेक्ट का यहां ग्रेविटेशनल मास होगा और ये इनर्शियल मास होगा। क्लियर। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, सो टू राइट ग्रेविटेशनल फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट एंटायर मास कैन बी ट्रीटेड एट द सेंटर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, कैपिटल जी एम जी अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है और ग्रेविटेशनल फील्ड अलग है। बट अभी तक किसी भी एक्सपेरिमेंट में यह प्रूफ नहीं हुआ है दैट ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास आर डिफरेंट। अभी तक सभी एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि ये दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन इनकी वैल्यू सेम होती है। अब अगर वैल्यू सेम हो गई तो सारी समस्या आपकी खत्म हो गई और कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कि आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कह रहे हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं। व्हेन यू आर अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यू आर राइटिंग इट्स जस्ट mg, तो वो g की वैल्यू डायरेक्ट कह सकते हैं आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख दिया। बिकॉज अभी तक हमें क्या पता चला है कि जो इनर्शियल मास है और ग्रेविटेशनल मास है वो सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है। और जैसे इन दोनों की वैल्यू सेम हुई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बन गया जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम, ये कैंसिल हो गया एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम्स आउट टू बी जी एम बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब इस जी को आप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ बोल दें या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दें, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। द रीजन लाइज इन दोज 2 पॉइंट्स, दैट इज ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। आई होप नाउ योर कंफ्यूजन इज वेरी वेरी क्लियर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, दोनों चीजें अलग अलग क्यों पढ़ाई जाती हैं। बिकॉज एक्चुअल में दोनों अलग ही हैं। whose value happens to be same because gravitational mass and inertial mass are equal। दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है। किसी एक्सपेरिमेंट में अभी तक वो अलग अलग प्रूफ नहीं हुई है, जिस दिन हो गई तो शायद कुछ गड़बड़ होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।